मॉर्निंग बच्चों, अभी आपका त्योहार का जो सीजन है वो बीत चुका है और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे और त्योहार भी आपका बहुत अच्छे से बीता होगा। परिवार सब में सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हम लोग जो अपनी क्लासेस चला रहे थे, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था ऑनलाइन क्लासेस, उसी को ध्यान में रखते हुए जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा किया जाएगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से और समय की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए कोर्स को जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ उस टॉपिक को की अगर भूमिका की बात करें तो मैं ये भूमिका आपके द्वारा ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है कि मैं डिस्कस करके आपसे टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे हैं और वो आंसर भी आप ही देंगे और अपने दिमाग में रियलाइज करेंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। देखिए, अभी हमारे जो त्योहार हैं जो 8 से 10 दिन या 15 दिन से लगातार जो फैमिली फेस्टिवल जो चल रहे थे या हिंदुओं के जो त्योहार थे, जिसमें आपको दीपावली है, दशहरा है, ये सब बीते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम लेके चलते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हमारे जो पेरेंट्स हैं मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की होगी और शॉपिंग का जो तरीका था वो क्या रहा होगा, वो ये हो सकता है। आप सोचिए, जब हम किसी दुकान में जाते हैं या मान लीजिए हमें किसी की पैंट शर्ट या साड़ी या कुछ सामान लेना है, तो जो दुकानदार होता है स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे बैठते हैं कि आइए बहन जी अंदर आइए, बताइए क्या देना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई मुझे ये चाहिए, तो वो तुरंत आपसे पूछता है आपका बजट क्या है, कितने तक का चाहिए। अच्छा, ये बात हम और आप कभी दिमाग में सोचते नहीं। आज सोचेंगे कि वो ये क्वेश्चन क्यों करता है हमसे। वो इसलिए करता है कि वो आपके जो चयन करना है, उसका चयन का जो आप सोच के चले हैं वो पहले आपसे जान लेता है कि आपका चयन कहाँ तक का है और मेरी दुकान में इस कॉस्ट तक के सामान है या नहीं है, क्योंकि उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, टाइम भी खराब ना हो, चयन की प्रक्रिया इतनी सरल हो जाए कि उस प्रक्रिया में हम दोनों को फायदा हो जाता है। तो हम या मैं ही मान लीजिए दुकान पर हूं तो मैं कहूँगा नहीं, एक भाई पैंट शर्ट लेनी है और दोनों ऐसा हो कि 1000 रुपये तक आ जाए, इससे ज़्यादा का मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं दे भी नहीं सकता हूँ। वो बोला ठीक है, वो 1000 की कॉस्ट की बहुत सारी चीज़ें जो उसकी दुकान में है, पैंट शर्ट है, वो निकाल के आपको दिखाएगा। फिर भी आपका चयन रहेगा, इसमें भी चयन आ जाता है। वो आपसे पूछता है कि ये दिखाए, नहीं इस कलर की तो शर्ट मेरे पास है, इससे डिफरेंट दिखाइए। ये प्रक्रिया आम लोग आप देखते होंगे। आप लोग बाजार में अगर बच्चे गए हों साथ अपनी मम्मी पापा के साथ, आपने ये सब चीजें नोट की होगी कि उन लोगों ने 1 2 3 4 दुकान तक देखी और देखने के बाद यहां तक भी हुआ होगा वे वापस घर लौट आए, क्योंकि उनका जो चयन था दिमाग में सोच के चले थे वो उसे नहीं मिला। जो चयन किया जाता है, दिमाग में सोचा जाता है, वो अगर नहीं मिलता है तो आपको वहां से लौटना पड़ता है। तो ये मैं एक आम बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी की एक समस्या है और ये एक मैं कपड़े के चयन नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी चीजों का चयन आपको जीवन में करने पड़ते हैं। और हमारी जो प्रक्रिया है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक हम रहते हैं, हम बहुत सारे चयन करते हैं कि हमारा यहाँ प्लाट होना चाहिए, यहाँ हमारा मकान होना चाहिए, ये हमारा सामान ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। मतलब ये चीजें हम लोग चयन करते हैं एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से। अब इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये तो चलो मैंने त्योहार अब चल रहे थे उसी को ध्यान में रखते हुए आपका यही बात रखी और ध्यान में रखते हुए इसी बात को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया जो आप लोगों ने अभी भी देखा भी है। मान लीजिए हमारे पास 30 पुस्तकें हैं और एक अलमारी है। उस अलमारी में 15 पुस्तकें ही आ सकती हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न ये दिमाग में उठ जाता है कि 30 पुस्तकों में से 15 पुस्तक ऐसी कौन सी है जो अलमारी में रखी जाए और कौन सी 15 ऐसी है जो ना रखी जाए, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान भी नहीं होता अगर बाहर भी पड़ी रहती है। तो ये चयन आप देख सकते हैं कि हमें कौन सी 15 पुस्तक आपको रख लेनी चाहिए। मान लीजिए हमने इस पुस्तकों में रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान का चयन कर लिया है
और चयन करके हमने अपनी इच्छा के अनुसार वे 15 पुस्तकें उस अलमारी में रख दी हैं। तो जिनका जो चयन किया गया वे विशिष्ट पुस्तकें हैं। विशिष्ट का मतलब, मेरे कहने का मतलब विशिष्ट से ये है कि ये पुस्तकें वे हैं जिन्हें मैं डेली यूज करते हूं या डेली मुझे वहां से इजीली मिल सके। आप अभी भी जो बच्चे 12th या फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, बड़े बच्चे हो चुके हैं, 10th वाले बच्चे, वो पुस्तक हमेशा आप बिल्कुल नियर रखते हैं, नजदीक रखते हैं, जिसका आप दिन में कई बार पढ़ते हो। जैसे मैथ की बुक आप जब चाहे साइड में आप रख लेते हैं, वहां से इजीली उठाएंगे और तुरंत करने लगते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा उसे दूर क्यों नहीं रखते? उससे अगर दूर रखेंगे तो आपको बार बार उठाने में परेशानी होगी। और बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो हम बहुत नजदीक रखते हैं, क्योंकि उन्हें हम परमानेंटली, अब मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल आपके पास नजदीक ही रहेगा, वो कभी दूर ही नहीं होता, क्योंकि दूर रहेगा तो आपको जो करना है वो इजीली कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी अब हमने जो अपनी विशिष्ट पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, वे 15 पुस्तकें वे हो सकती हैं जो हमारी जिसे हम परमानेंट यूज करते हो या हमारे यूजफुल है। या इंटर की वे सारी बुक हमने रख ली जो हमारा एग्जाम नजदीक है, या स्क्रीन को देखते हुए बुक का हम चयन कर सकते हैं कि पहला पेपर हमारा मैथ का है तो पहली बुक हम मैथ की बाहर रख लें, ज्यादा इसे पढ़ना है। दूसरा हमारा भौतिक का, तो दूसरी पीछे रख दें, तीसरी केमिस्ट्री के पीछे रख दें, और फिर हटा के उन्हें बाहर करते जाएं। तो ये चयन की प्रक्रिया आप दिनचर्या के आधार पर आप बनाते रहते हैं। तो ये अब ये समझ सकते हैं, यह भी हमारी इच्छा पर ही निर्भर करता है कि चयनित पुस्तकों को किस क्रम में रखा जाए, अर्थात पहले स्थान पर कौन सी पुस्तक रखी जाए और दूसरे स्थान पर कौन सी पुस्तक रखी जाए। ये हमारे विवेक पर ही आधारित रहता है। इस प्रकार पुस्तकों को रखने का कि हमारे सक्षम दो समस्याएं आती हैं। नंबर 1 चयन और दूसरा प्रबंध। हमारा चयन कैसा है और उसका प्रबंध क्या है। तो चयन मेरा मतलब है सिलेक्शन कैसे करें। पहली विधि ये रहेगी कि हम उसको सिलेक्शन का तरीका कैसे बनाएं। फिर उसका प्रबंध कैसे करें, जिसे कहते हैं अरेंजमेंट, जिसे इसका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, कैसे अरेंज किया जाए। आप क्लासेस जब जाते हैं, स्कूल में जब जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब प्रेयर होती है, जिसे हम लोग प्रेयर भी बोलते हैं, असेंबली भी बोलते हैं, तो एक सिस्टम बनाया जाता है कि उस सिस्टम के माध्यम से पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े एक लाइन से लगेंगे, और 6th क्लास ये, 7th ये, 8th ये, सब एक लाइन में होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप लाइन बनाइए, आपको क्लास वाइज नहीं बैठाया जाएगा। तो चयन का एक तरीका है। तो हमारे पास कौन कौन से वो रहेंगे, तो चयन और एक प्रबंध, जिस चयन को बोलते हैं सिलेक्शन और प्रबंध को बोलते हैं अरेंजमेंट। वस्तुओं का चयन, संचय तथा चयन एवं उन्हें अलमारी में रखने की व्यवस्था के संयुक्त प्रक्रम को क्रमचय कहते हैं। देखिए, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक आपके माध्यम से ही निकल के आया है। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा जिसे हम बोलते हैं क्रमचय, जिसका मैंने आपको भूमिका इतने उससे बताई है क्रमचय। मेरा कहने का मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रमचय। क्रम माने किस तरीके से हम चयन करें और उसका प्रबंध करें। चयन माने सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों का ही समायोजन ही, दोनों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दें तो बनता है क्रमचय। ये हमें सीखना है। देखिए, अब यदि हम पुस्तकों का चयन करने में सभी विधियों का यूज करें, सभी विधि लगाएं, भाई आपके गणित की लग लो, पीछे रख लो, ऐसा हम बहुत सारी विधियां दिमाग में दौड़ाने लगे और सारी विधि हम अप्लाई करने लगे। पूरा दिन एक लिस्ट बना के हम लोग पूरी विधियों का ध्यान में रखते हुए काम करें कि पहली बुक भौतिक की होनी चाहिए, फिर रसायन की होनी चाहिए, फिर केमिस्ट्री की होनी चाहिए पहली बुक। ऐसे हम अगर चयन करने लगे तो ये प्रक्रिया जो है, संयुक्त प्रक्रम जो प्रक्रिया रहेगी, ये अत्यंत लंबी, थकाने वाली रहेगी और नीरस होगी। तो ये जब थकाने वाली विधि रहेगी तो इसको हमें करने में आनंद भी नहीं आएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए इसके लिए एक टेक्निक बनाई गई। वो टेक्निक आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो मकसद है क्रमचय पढ़ाने का या पढ़ने का, कि इस तरीके के चयन को हम किस तरीके से सुगमता से कर सकते हैं, ये हमारा एक मकसद रहेगा इस चैप्टर के माध्यम से। उसको किस तरीके से सूचीबद्ध कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। प्रथम चरण में इस सिद्धांत पर, अब हम जो प्रथम चरण पढ़ा रहे हैं, इस सिद्धांत पर विचार करेंगे कि इन तकनीकों को सीखने के लिए हमें क्या क्या तकनीकी सीखनी पड़ेगी।
तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग पहली लास्ट पॉइंट तक क्रमचय के आने से पहले इसकी फंडामेंटल चीजों को क्लियर करेंगे। जिसकी फंडामेंटल चीजें हैं, मौलिक चीजें हैं, वो ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से क्रमचय संचय में आपको क्लास में पूरा भी करा चुका हूं, लेकिन बहुत कम बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले छात्रों को ये समस्या ना रहे, ये शिकायत ना रहे, तो ये टॉपिक मैंने पीछे से लिया है, जबकि आपका ये क्लासेस में कंप्लीट भी हो गया है। तो सबसे पहले बात अगर फंडामेंटल की बात करते हैं तो इसमें आता है कर्म गुणित, एक नाम आता है कर्म गुणित। इसे बहुत बार इसका नाम लिया जाएगा, लेकिन हिंदी में ना लेके इंग्लिश में ज्यादा लिया जाएगा। इसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हम बार बार बोलते हैं FACT फैक्टोरियल, TROAL, फैक्टोरियल के उससे इसको बोला जाएगा बार बार। और फैक्टोरियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्म गुणित। होता क्या है, यदि n कोई धन पूर्णांक है तो 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणनफल कर दिया जाए तो वो क्रम गुणित कहलाता है, वो n फैक्टोरियल कहलाता है। यानी कि गुणा करने का एक ऐसा तरीका कि जिस संख्या को लें उसके सामने अगर फैक्टोरियल का निशान लगा दें, 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 3 से लेकर 1 तक की सारी संख्याओं की गुणा इसके अंदर छुपी हुई है। इसे शॉर्ट में लिखने का तरीका है। यदि हम इसे 5 फैक्टोरियल लें तो 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, इसका मतलब है 5 से लेकर 1 तक की, 5 से नीचे प्राकृतिक संख्या 5, 4, 3, 2, 1 तक की सारी संख्याओं का गुणन इसके अंदर समाहित है, उसे ही क्रम गुणित कहते हैं, क्रम से गुणा करने को। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। 3 फैक्टोरियल को आप 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 जो 20 या 60 दूनी 120, आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या को आप फैक्टोरियल के रूप में, क्रम गुणित के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ हम फैक्टोरियल को खोलना सीखेंगे, किस तरीके से फैक्टोरियल को खोला जाएगा। पहला पार्ट इस चैप्टर का जो था भूमिका थी। दूसरा टॉपिक है क्रम गुणित, जो मैं अभी आपको क्लियर करा रहा हूं। तीसरी बात जो बताई जाएगी वो बताएगी स्वतंत्र एवं सह अपवर्जी संख्याओं को किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो स्वतंत्र होंगी। लेकिन फिलहाल हम लोग फैक्टोरियल को समझ लीजिए कि किस तरीके से फैक्टोरियल वाले सवालों को आप हल करेंगे। देखिए सवाल आपके ये ऐसे हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, हल करेंगे 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। हल करने का जो टेक्निक है, तकनीकी है, वो क्या है, पहले तकनीकी समझिए। देखिए बच्चों, आप लोग इतना तो जान के होंगे, ये फैक्टोरियल का जो मतलब है मैंने पहले ही आपको क्लियर करा दिया है कि अगर मैं 8 फैक्टोरियल खोलता हूं तो 8 से लेकर 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यहां रखना पड़ेगा। ऐसी 9 के साथ होगा, ऐसी 10 के साथ होगा। जब मैं इनका गुणनफल रखूंगा तो आप ये भी समझ गए होंगे इनका गुणनफल काफी बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो इनका एलसीएम लेना भी काफी टिपिकल रहेगा। यानी जिन चीजों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये आपके दिमाग में आ भी रही होंगी कि हाँ बिल्कुल सही बात ये है भी। जब बड़ा रहेगा तो हमें कौन सी तकनीकी का एप्लीकेशन, यानी कौन सी तकनीकी अप्लाई करनी चाहिए। तकनीकी ये रहेगी, इन फैक्टोरियल को वहां तक खोलो जहां तक तीनों 1, 2, 3 जो भाग स्टेप हैं तीनों में फैक्टोरियल इक्वल हो जाए, ताकि हम फैक्टोरियल को बाहर निकाल दें, यानी हम फैक्टोरियल की प्रक्रिया को वहीं बंद कर दें। तो आप देखिए इन तीनों में सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, वो है 8। 8 ऐसा फैक्टोरियल है जो 9 को खोलने के बाद भी आएगा और 10 को खोलने के बाद भी आएगा, इसीलिए इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसे लिखेंगे 1/8 फैक्टोरियल प्लस इसे लिखेंगे 9 × 8 फैक्टोरियल, रोक देंगे 8 पे, और इसे लिखेंगे x/10, 9 और 8 फैक्टोरियल।
अब हमारे पास यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तीनों जगह से यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। एक नियम के आधार पर एलसीक्यू कॉमन लेने वाले रूल से हम इधर से कॉमन ले लेंगे और इधर से कैंसिल करेंगे और ये हो गया x/90। यानी हमने क्या किया, जो बीच के एक से जो फैक्टोरियल थे जो 1 तक जाते हैं वो हमने पहले ही वहां से खत्म कर दिए, वो दोनों तरफ से खत्म कर देना ही आपको काम रहेगा। एलसीएम लेंगे यहाँ 9 और 1 10, 10/9, क्योंकि अब जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। ये हो गया x = 90 × 10/9, यानी कि 10, x = 100 आ जाएगा। ये तकनीक है फैक्टोरियल की। क्योंकि ये क्यों बताई जा रही है, इसलिए क्योंकि आगे के जो सवाल आएंगे उन सबका हम ऐसे ही करके सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके के सवालों को हल किया भी जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया, और बाकी सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देकर आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद है अगले टॉपिक को जल्दी से जल्दी कर्मचारी के जो आगे के भाग है उनको समझाना है। अब एक सवाल है जो हमेशा बोर्ड में मतलब परीक्षा में पूछ देते हैं हम लोग, टीचर्स जो हैं इस सवाल को जरूर देते हैं। वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। 2 की पावर 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बराबर 2 की पावर n। वैसे ये इधर ही दे रखा पहले उन सवालों में एनसीईआरटी में, ये अपॉन में ला दिया, लेकिन अपॉन में नहीं है, उसमें यही दे रखा n फैक्टोरियल भी। तो एनसीईआरटी की बुक में तो वो दिया होगा ऐसे n फैक्टोरियल और 1 2 3 ऐसा करके, 1 2 3 नहीं होगा, 1 3 5 होगा, 1 3 5 2n - 1 ऐसे दे रखा होगा। n फैक्टोरियल भी यहाँ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अपॉन में भी ले सकते हैं। जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें अपॉन में दे रखा, करने का तरीका सेम वैसे ही रहेगा। अब मैं इसे हल करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में 2n फैक्टोरियल, इसे कैसे खोल सकते हैं, 2n - 1 2n - 2 2n - 3 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। मैंने 6 से क्यों लिया, 8 से भी ले लेते, 5 से भी ले सकते थे, 4 से भी ले सकते हैं, वो आपका मन पर डिपेंड करता है। ये आप इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ही ले लिया, आप भी ले सकते हैं। ये डॉट डॉट करके ऐसे जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने 2n लिया, उसके बाद मैंने इसको खोला, क्योंकि फैक्टोरियल का रूल है आपका जो पहला नंबर होगा उससे 1 कम होता चला जाएगा और लास्ट में 1 पे रुकेगा। ये रूल मैंने आपको अभी क्लियर कराया है। और अब मैं इसमें क्या करूंगा, सम और विषम को अलग कर लेता हूं, कि हाँ विषम है, सारे पद विषम है और ये सम है। सम हमारे पास 2n - 2 2n - 4 मैंने लिया इधर 4 6 4 2 6 4 2, एक ब्रैकेट में मैंने इसको बंद कर दिया। ये सम हो गए और ये विषम हो गए, क्योंकि इनटू में है, मुझे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2n - 1 2n - 3 डॉट 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 5 3 1, ये हो गया। सब समझ आ गया बच्चों। अब इसमें से मुझे 2 यहां से निकालना है, तो आप देखिए 2 यहां से निकालू, यहां से निकालू, यहां से निकालू, 2 2 × 2 × 2 × 2 2 2 ये रहेगा, तो 2 की पावर n आएगा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि 2 की पावर n क्यों आएगा। भाई देखिए 2 × 2 2 की पावर 2 होता है, 2 × 2 × 2 2 की पावर 3 होता है। और जब मैं n टाइम निकालूंगा, n टाइम है ना मेरा n ये है, 2 को जब n टाइम निकालूंगा 2 × 2 × 2 × 2 n टाइम, तो 2 की पावर n हो जाएगा। तो मैं 2 की पावर n, अब ये समझ के मत चलना कि मैंने कॉमन लिया है, नहीं, मैंने 2 को पावर में अलग लेके घात के रूप में निकाल दिया, सभी जगह से 2 बार आ गया है। समझ आ गया बच्चों को, सब ये बात क्लियर होगी। अगर मैं इसको यहाँ प्लस का निशान होता बीच में, तो ये कॉमन आता, सिर्फ 2 आता है। यहाँ हो गया n n - 1 n - 2 3 2 1। यहाँ आपको
ऐसे लिख देना 3, जैसे इसमें लिखा 135 डॉट 135 यहाँ लिख लिया। इसके बाद लास्ट में 2n-1 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि ऐसे मैंने लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि मुझे ये इससे मैच करना था। अब आप देखिए n-1 n-2 लास्ट तक 1 तक पहुंचा तो ये n फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल यानी 2n 2 की पावर n n फैक्टोरियल 135 डॉट 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 2n-1। ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इस तरीके से सवाल को हल करेंगे, लेकिन इसमें अपॉन n फैक्टोरियल वही मैं अपॉन में ले आऊंगा, सवाल वही है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपका दिया हुआ है। तो मैंने 2 ही प्रश्न इसमें बताए हैं, ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि फैक्टोरियल वाले हैं, आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। आपके सामने एक्सरसाइज भी है, अगर चाहें तो मैं एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन करा भी सकता हूं, अगर आप लोग चाहें। हाँ, एक प्रश्न है आपका जो मैंने वहां भी कराया था, क्या नाम है, क्लासेस में, वो अगर मुझे मिलता तो मैं उसको यहाँ भी समझाऊंगा, कि वो बच्चे वहां नहीं थे उस दिन, जो ऑफलाइन वाले हैं। पहली जो एक्सरसाइज आपकी है उसमें सीधे इसी तरीके के सवाल आपके सामने रहेंगे, के का मान निकालना है, n फैक्टोरियल खोलना है, ये सारे सवाल आपके सामने रहेंगे और इन्हें आप लोग अच्छे से करेंगे भी। तो एक सवाल आप समझ लीजिए, यदि n फैक्टोरियल का अनुपात, यदि n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं इसको, ये रखा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल का अनुपात, ये अनुपात का निशान है, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल का अनुपात 2:1 है, 2:1 के रूप में दे रखा ऐसे। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या कहता है कि इनको आप डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल टोटल डिवाइड n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब देखिए ये n फैक्टोरियल ये भी n, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये होगा 4 फैक्टोरियल n-4 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब हमें इन्हें खोलना है। मैंने अभी बताया था कि जो कम से कम हो उसे नहीं खोलते हैं, वो छोड़ देते हैं, उसे रोक लेते हैं। जैसे कम से कम यहाँ 2 फैक्टोरियल है, रोक देंगे, 4 को खोलेंगे, 4 3 2 पे रुक जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, ये n-4 है, ये n-2 है, छोटा कौन सा है ये देखना होता है। अब n-4 हमारा छोटा है, n-2 बड़ा है इससे, क्योंकि इसमें जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो एक माइनस हो गया, n-3 भी आएगा, n-4 भी आएगा, 4 पे हम रोक लेंगे ताकि कैंसिल हो सके। ये नियम है इनको हल करने का। तो मैंने इसको 4 को खोला, 4 3 2 फैक्टोरियल रोक दिया, और n-4 ही रोक दिया। यहाँ हमारा 2 फैक्टोरियल था, n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल 2/1। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 4 दिया 12, ये आपका हो गया n-2 और n-3 इक्वल 2/1। यानी पहले स्टेप में हम फैक्टोरियल को खत्म करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, इजी वे में हम इसको हल कर सकें। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या इसको डिवाइड में करके 6 कर दीजिए, और ये इधर जाके n² 3 और 2 5 माइनस के 5 n और प्लस के 6 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, n² - 5n बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, n-5 आ गया, तो n के 2 मान आए, एक तो 0 फिर एक आया 5।
हमें n का मान निकालना था, तो n इक्वल टू अब 0 भी हो सकता है और n माइनस 5 भी हो सकता है। तो 0 अगर हम यहाँ रखते हैं तो माइनस में आएगा, माइनस के फैक्टर को हम कंसिडर नहीं करते, तो n का मान 5 रहेगा। क्लियर होगी बात? तो ऐसे सवाल आप पहली एक्सरसाइज में करेंगे। अब हमारे पास इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि जब मैंने कर्म से शुरू किया था मैंने कहा था चयन और प्रबंधन। चयन मीन्स सिलेक्शन, प्रबंध मतलब अरेंजमेंट, कैसे हम सिलेक्शन करते हैं और कैसे उसका अरेंजमेंट करते हैं। उसका एक मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी, क्योंकि अभी दीपावली के त्योहार बीते हैं। उसमें बताया था कि जब हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं तो सामान को खरीदने से पहले हमारा वो दुकानदार ये जरूर पूछता है कि आप अपनी रेंज बताइए। रेंज किस लिए पूछते हैं कि वो जान लेता है कि आपका चयन क्या है, आप किस तरीके का चयन करना चाहते हैं पैसे के माध्यम से। उसी आधार पर वो लोग आपको उस कॉस्ट में ही आपको ये सवाल दिखाया जाता है, ये सामान दिखाए जाते हैं। तो अब इसमें दो हम लोग बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। आवाज हो रही थोड़ा मुझे, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें में अब आते हैं हमारे पास स्वतंत्र एवं सह अपवर्जी क्रियाएं। स्वतंत्र क्रियाएं कैसी होती हैं और सह अपवर्जी क्रियाएं कैसी होती हैं। पहला, स्वतंत्र क्रियाएं। स्वतंत्र क्रिया, पहला तो पार्ट रहेगा हमारा स्वतंत्र क्रियाएं का, जिसे आप लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपके सामने आएंगे। सबसे पहले स्वतंत्र क्रियाएं क्या है। यदि दो क्रियाएं इस प्रकार की हो कि दूसरी क्रिया किसी विधि द्वारा संपन्न होती हो, दूसरी क्रिया किसी विधि द्वारा संपन्न होगी, यह पहली क्रिया के संपन्न होने पर की विधि पर निर्भर नहीं करती। मेरा कहने का मतलब है, अगर दो क्रियाएं ऐसी हो रही हो कि पहली क्रिया होने पर दूसरी पर निर्भर न हो, यानी पहली क्रिया भी स्वतंत्र हो और दूसरी क्रिया भी स्वतंत्र हो, दोनों क्रिया आपस में स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसे उदाहरण के तौर पर रखें, कोई व्यक्ति मेरठ से दिल्ली होते हुए मुंबई जाना चाहता है, कोई व्यक्ति मेरठ से दिल्ली होते हुए मुंबई जाना चाहता है, तो यह मेरठ से दिल्ली सड़क मार्ग से जाए, रेल मार्ग से जाए, हवाई मार्ग से जाए, ये सारे मार्ग वायु मार्ग से जाए, तो दिल्ली से मुंबई सड़क मार्ग या रेल मार्ग इनसे किसी से भी जाए, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उसके द्वारा चुना गया मार्ग मेरठ से दिल्ली जाने के लिए चुने गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो जब घटनाएं जुड़ी हुई नहीं है तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाती है, यानी इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसी में ही दूसरी क्रिया क्या है? दूसरी क्रिया है सह अपवर्जी घटनाएं। जो घटना होने के बाद दूसरी होना बिल्कुल निश्चित हो जाती है, तो पहली घटना पर दूसरी घटना भी अगर निर्भर करती हो तो ऐसी घटना को सह अपवर्जी घटना कहते हैं, जिसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो स्वतंत्र और सह अपवर्जी कैसे, अब आप समझिए। आप अपनी कॉलेज जाते हैं, मान लीजिए एक गेट आपका इन का है, यानी अंदर आने का है, दो गेट बाहर जाने के एग्जिट के हैं, तो जो बच्चा अंदर आएगा वो बाहर भी जाएगा। यानी पहली घटना अगर होती है तो दूसरी घटना होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि आप कॉलेज आए हैं तो जाएंगे भी, यानी आपका पहली घटना का होना ही दूसरी घटना का होना निश्चित हो जाता है। तो ऐसी घटना सह अपवर्जी क्रिया कहलाती है। तो दोनों घटनाएं आपको समझ में आनी चाहिए, आ भी गई होगी। जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे आपको दोनों के मैंने उदाहरण आपको क्लियर करा दिए हैं। पहली घटना में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति मेरठ से दिल्ली होते हुए मुंबई जाना चाहता है, ठीक। तो अब मान लीजिए वो उसकी ये घटना दिल्ली होके होना चाहता है, पहली घटना तो ये है, तो कौन से माध्यम से जाए? सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से भी जा सकता है। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उसके द्वारा चुना गया मार्ग मेरठ से दिल्ली जाने के लिए चुने गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता।
वो इसलिए दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हो जाता है। और दूसरी घटना है सह अपवर्जी घटना। जब पहली घटना दूसरी घटना पर डिपेंड रहती है तो वो घटना आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑपरेशन कहलाता है, यानी सह अपवर्जी घटना कहलाती है। उसका मैंने एक उदाहरण आपको बताया है। पहली और दूसरी घटना एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। पिक्चर होल जाते हो, आपने देखा होगा गेट पर इन और एग्जिट दो चीजें आपको लिखी मिलेगी, उसी से अंदर जाएंगे और जब गए हैं तो वापस भी आएंगे। दूसरी घटना उसी समय निश्चित हो जाती है कि जब गए थे तो आपको बाहर भी आना है। तो ये दूसरे पर डिपेंड रहती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। क्लियर। अब आता है गणना के मूल सिद्धांत। दो मूल गणना का जो मूल सिद्धांत वो क्या है? सिद्धांत, गणना का मूल सिद्धांत क्या है ये समझिए। सबसे मेन टॉपिक है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। गणना का मूल सिद्धांत क्या है? अभी जब हमने स्टार्ट किया था हमने कहा था चयन की प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है, उबाऊ हो सकती है, थकाऊ हो सकती है। तो जो गणना का मूल सिद्धांत है वो क्या है वो समझना है। देखिए गणना का मूल सिद्धांत हमारे लिए बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ इस चीज को, क्योंकि चयन जब करते हैं तो सारी संभव घटना को, अरेंजमेंट को, प्रबंधन को दिमाग में रख के ही हम चयन करते हैं। तो गणना का मूल सिद्धांत है ये। मोहन के पास स्कूल की पोशाक के लिए 3 कमीज हैं, 1 पैंट है। तो अब 3 कमीज, अब मान लीजिए मैं बता रहा हूं मोहन के पास स्कूल की पोशाक जो स्कूल ड्रेस होती है उसके पास 3 कमीज और 2 पैंट हैं। तो मोहन कमीज 3 प्रकार से उनको पहन सकता है, वह कमीजों को 3 प्रकार से पहन सकता है। अर्थात कमीज पहनने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां कौन कौन सी हैं आप क्लियर कीजिए। पहली कमीज के साथ T1 को टी जो माना गया है यहां हम लोग पैंट मान लीजिए, और एस को हमने यहां मान लिया गया है शर्ट मान लीजिए। तो ये ऐसे समझ सकते हैं मोहन के पास कमीज कितनी है? 3, पैंट 2। पैंट को कमीज को हम यहां एस लिखते हैं और पैंट को हम टी लिख लेते हैं। ठीक है, कमीज एस से प्रदर्शित करें तो मोहन के पास, अगर बात करें प्रबंधन की, 3 तो है शर्ट S1, S2, S3, 3 शर्ट होगी और 2 कमीज है। तो पहली शर्ट, 2 पैंट है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 2 पैंट है T1 T2। तो पहली अगर मोहन से बात हम करें इस तरीके से तो इसी को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि मोहन, पहले तो हमने मोहन लिया, मोहन पे 3 शर्ट है S1, S2, S3। अब प्रबंधन की तरीका क्या होगा? मोहन 3 कमीज S1, S2, S3। पहली शर्ट के साथ T1 T2, पहली पैंट भी पहन के जा सकते हैं, दूसरी के साथ T1 T2, तीसरी के साथ T1 T2। अब आप ये देखिए जो प्रबंधन हुआ वो किस तरीके से हुआ। T1 T2 हमारा एक तरीके का हमारा ये हो गया, जो प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हुई। मोहन के पास 3 शर्ट थी, 2 पैंट थी। पहली शर्ट के साथ वो पहली पैंट भी पहन सकता है, दूसरी भी पहन सकता है। तो चयन की प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? उसका चयन है कि वो इसके साथ ये पहन के जाए। हो सकता है पहले दिन ये पहन के गया, दूसरे दिन ये पहन जाए। हो सकता है पहले दिन वो देखा कि थोड़ा इसमें गंदगी है या थोड़ा दाग लग गया तो दूसरी पहन सकता है। तो चयन करने की प्रक्रिया उस पर डिपेंड करती है कैंडिडेट पर कैसे। लेकिन हम लोग कंप्लीट चयन चेक करते हैं कि हमारा जो कंप्लीट चयन बन के आया है वो क्या बन के आया है? 3 गुना 2, हर शर्ट 1 2 3, 1 2 3। तो 3 तो हमारा हो गया शर्ट, हर शर्ट के साथ 2 पैंट है 2,
और व्यक्ति 1 मोहन, तो टोटल प्रबंधन आपका बैठता 6। तो गणना का मूल सिद्धांत आपका बन जाता है 6, यानी कि अगर मैं इसे लिखता 3 फैक्टोरियल तो ये बनता 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6। इस तरीके से हम लोग हिसाब लगाते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट चेन किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जो बहुत ही मतलब थकाऊ होती है, ये हमारा गणना का सबसे पहला सिद्धांत था। जब तक हमारे मेथड नहीं आए थे, बहुत सारे नियम्स नहीं आए थे, सिद्धांत नहीं आए थे, जो सिद्धांत आगे हम पढ़ेंगे परमुटेशन के माध्यम से, पी के माध्यम से, एनपीआर पढ़ेंगे तो एनपीआर में ये सब चीजें बिल्कुल इससे अलग बताई जाएगी। अभी तक हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हम लोग पहले फॉर्मूले आने से पहले गणना का मूल सिद्धांत पढ़ा करते थे। तो ये बात है। दूसरी बात भी आप समझना चाहें तो ये भी हो सकती है, अगर इसी स्टेप में हम एक चीज और बढ़ा दी जाए। यदि मोहन के पास, पहला मैंने स्टेप बताया कि मोहन के पास 3 शर्ट 2 पैंट है, इसमें एक चीज और बढ़ा दी जाए कि यदि मोहन के पास 4 बेल्ट भी हैं। अब 4 बेल्ट लगने पर हमारे पास और समस्या और टिपिकल हो जाती है कि हम इसको और किस तरीके से हम लोग इसे हल करें। तो जब 4 बेल्ट होगी तो हमारा जो तरीका है, सिस्टम है, वो और चेंज हो जाएगा। 4 बेल्ट में, क्योंकि एक शर्ट पहली पैंट के साथ 4 बेल्ट B1 B2 B3 B4, ऐसे हमारे पास यहां होगा B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4, ऐसे हमारा सब जगह इस तरीके से बनता चलेगा। B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4। तो अब जो हमारा सिस्टम है इसी तरीके से हमारा चेंज होता चला जाएगा कि हमें अब क्या लिखना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से हमारा नई प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी, प्रबंधन बढ़ता चला जाएगा और चैन का तरीके भी हमारे बदल जाएंगे। अब चैन पहली शर्ट ली, पहली पैंट ली, पहली बेल्ट ली, ये भी चैन हो सकता है। अगर सिस्टम की बात करें, पहली शर्ट के साथ पहले दिन में पहली शर्ट, पहली पैंट और पहले नंबर की बेल्ट पहन सकता हूँ, येलो। अब इसमें कलर भी हो सकते हैं और चैन बदल बढ़ेगा। ये नहीं, हमारा मकसद क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम इतना सोचने लगेंगे तो हमारा ये प्रक्रिया बहुत ही टिपिकल हो जाती है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको मेथड समझने में और आनंद आएगा। तो आप इतनी बात समझ के चले होंगे। आज का मेरा काम, आज का जो टॉपिक था मेरा, ये था कि मैं इसकी भूमिका आप तक क्लियर कर सकूं। अगले इस टॉपिक में मैं इसके जो और जो चीजें हैं, एक मैंने आज आपको बताया स्वतंत्र घटना कैसी होती है, सहवर्जी घटना कैसी है, गणना का मूल सिद्धांत क्या है। कल को मैं आपको बताऊंगा गुणन सिद्धांत की परिभाषा, जिसमें योग सिद्धांत आएगा और गुणन सिद्धांत आएगा 2, और उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज, और फिर आपको इसका जो मूल सिद्धांत है गणना के मूल सिद्धांत के बाद जो आपका टेक्निकल यानी एनपीआर की जो डेफिनेशन है वो मैं क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।